अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में चल रही बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। बिहार में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर यह बैठक थी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहे। संगठन महामंत्री वीएल संतोष, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद थे। दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली में ये बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो गई है। बिहार में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर यह बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहे। संगठन महामंत्री वीएल संतोष, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कुछ और नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। और अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, एक महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष बाहर निकल कर आया? देखिए, जिस तरह से बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है उस पे मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और बीजेपी आलाकमान के साथ जो बैठक हुई है प्रदेश के नेताओं की, काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कोर ग्रुप की बैठक जो होनी थी 6 बजे, वो बैठक रद्द कर दी गई थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष के साथ बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े थे और इसके अलावा नागेंद्र जी थे जो कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस महत्वपूर्ण बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, ये फैसला अभी बाद में तय होगा और खासतौर से जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत जो वरिष्ठ नेता होंगे वो तय करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अलग अलग सदस्यों से इसमें सलाह मशविरा की जाएगी, उसके बाद इस पर मुहर लगेगी। लेकिन अभी जो बैठक हुई है काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और वीएल संतोष के साथ बैठक हुई है। अमितेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बड़ी खबर भागलपुर से, जहां पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल JLNMCH में बड़ा हादसा टल गया। शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। COT वार्ड में भर्ती मरीजों को जल्दबाजी में बाहर निकाला गया। आग लगने से नर्स और स्वास्थ्यकर्मी वार्ड में ही फंस गए, जिसके बाद खिड़की तोड़कर सभी को बाहर निकाला गया। अस्पताल प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में लगातार मायागंज अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आई, ऐसे में सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कारण अभी जो कोई बताया जो वहाँ काम कर रहा था लड़का, वो CT स्कैन करके जैसे अपने चेम्बर के पास आया तो देखा कि यहाँ स्पार्क कर रहा है और तुरंत स्पार्क बढ़ गया। वो कोशिश किया कि किसी तरह ये करे, मगर तब तक पूरा जल चुका था बहुत जल्दी। नहीं, कोई हताहत नहीं। आप लोग उसको रिपेयर कराने में जुटे हैं? हाँ, रिपेयर भी करा रहे हैं। वो खिड़की तोड़ के जो सिस्टर लोग अंदर थी वो लोग बंद हो गई थी, तो ज़्यादा स्मोक के चलते उनको जब इनकन्वीनियंस हो तो घर का ग्रिल और खिड़की तोड़ के उनको उधर से बाहर निकाला गया है। पूरा एकदम धुआं उड़ने लगा, फूटने लगा बम जैसा। इसी के डर के मारे हम लोग निकल गए भाग के। कारण पता चला कैसे कुछ हुआ? वो सब तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। अब कैसे कारण हुआ नहीं हुआ। पेशेंट अंदर में था? हाँ, मेरा पेशेंट अंदर में था। और कौन की बीमारी के लिए आए थे? वही दिखाने के लिए आए थे डॉक्टर को। और बेतिया से बड़ी खबर है। बैरिया के मुसहरी टोला में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने से तबाही मच गई। आग में 100 घर जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आग लगी में 1.5 करोड़ की संपत्ति जली है। आग में 100 बकरियां जली, बाइक, गहने, कपड़े और अनाज जल गए। एक बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। बेतिया से बड़ी खबर है। बैरिया के मुसहरी टोला में ये आग लगी है। भीषण आग लगने से तबाही मची। आग में 100 घर जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आगलगी में 1.5 करोड़ की संपत्ति जली है। आग में 100 बकरियां भी जली, बाइक, गहने, कपड़े और अनाज जले हैं। एक बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। बिहार में आज भी आग ने तांडव मचाया। कई जिलों में गेहूं की फसल आग में जलकर राख हो गई। आप
तीन तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर पटना के बेहटा की, जहां शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में भीषण आग लगी। 50 बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वैशाली के नामी जुही गांव में भी गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के खेतों को भी आगोश में ले लिया। बेगूसराय के मंसूर चक में तकरीबन 1 बीघा में लगे गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि किसानों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर किसी तरह से काबू पाया। और आरा से बड़ी खबर है। सदर अस्पताल के आईसीटीसी केंद्र में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। अस्पताल में कई सामान जलकर राख हो गए। अस्पताल में कई कागजात जल गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई है। ये बड़ी खबर आरा से, जहां सदर अस्पताल के आईसीटीसी केंद्र में ये भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। अस्पताल में कई सामान जलकर राख हुए। अस्पताल में कई कागजात जल गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझा ली। और बात ऐसी खबर की जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जहानाबाद में गुरुकुल हॉस्टल में बेहद ही शर्मनाक घटना घटी। हॉस्टल के गार्ड ने 5 अप्रैल को एक 5 साल के मासूम के साथ कुकर्म कर उसका कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम में हुए खुलासे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। जहानाबाद, जहां एक गुरुकुल छात्रावास में मासूमियत ने दम तोड़ दिया। 5 अप्रैल की वो काली रात जब एक बच्चे की सांसें थम गईं। पहले कहा गया कि गिरने से मौत हुई, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। उसे ऐसी दरिंदगी का शिकार बनाया गया जिससे सुनकर रूह कांप जाए। वो गया था पढ़ने, वो गया था अपना भविष्य संवारने। माँ बाप ने भारी मन से, लेकिन आंखों में उम्मीद के सपने सजाकर उसे गुरुकुल की दहलीज पर छोड़ा था। किसे पता था कि जिस जगह को संस्कार और शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहाँ कोई आदमखोर भेड़िए के रूप में बैठा है हॉस्टल का गार्ड संचालक, जिनके जिम्मे था बच्चे की सुरक्षा। उन्होंने ही ये नरक बना दिया। पुलिस कह रही है कि मामले का खुलासा हो गया है, लेकिन अब सवाल इंसाफ का है। ऐसे दरिंदों को सजा सिर्फ कानून की किताबों वाली नहीं, बल्कि ऐसी मिलनी चाहिए कि दोबारा किसी गुरुकुल में कोई मासूम अपनी जान न गवाए। आखिर कब तक हमारी मासूमियत इन भेड़ियों का निवाला बनती रहेगी? ये सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं, ये भरोसे की हत्या है। ये समाज के माथे पर वो कलंक है जो कभी नहीं धुलेगा। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक सवाल है हर माता पिता के भरोसे पर, हर उस संस्थान पर जो गुरुकुल के नाम पर बच्चों को रखती है। हमारे मासूमों की जान लेने वाले ऐसे दरिंदों को फांसी दो, सार्वजनिक रूप से, ताकि हर कोई देखे कि बच्चों से छेड़खानी करने वाले का क्या अंजाम होता है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ईमेल के जरिए विधानसभा को साइनाइड गैस और आईडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई। तत्काल सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और विधानसभा परिसर में चप्पे चप्पे की जांच की गई। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं मिली, लेकिन इस धमकी के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए। ये तस्वीरें हैं बिहार के लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा परिसर की। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम विधानसभा परिसर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। बम निरोधक दस्ते की टीम पूरे साजो सामान के साथ पहुंची है। विधानसभा परिसर का हर कोने में सुरक्षा बल फैले हैं। हर जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। एक संदिग्ध ने ईमेल के जरिए दावा किया कि विधानसभा परिसर में साइनाइड गैस और आरडीएक्स जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल कर बड़ा धमाका किया जाएगा। इस धमकी के सामने आते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। बड़ी खबर राजधानी से है, जहां बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिली है। बांग्लादेश अबू सईद मामले, चेन्नई पुलिस को सुधरने की हिदायत देने सहित कई मामलों को लेकर आज धमकी मिली है। एक लेटर के माध्यम से धमकी दी गई है। बिहार विधानसभा आप देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल कड़ी की गई है।
धमकी के बाद बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीमों ने पूरे कैंपस की तलाशी ली और इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धमकी मिलने के बाद बिहार विधानसभा की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा घेरा भी बढ़ा दिया गया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा, पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है। कि बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली जाकर, इस संदर्भ में पूर्व में भी इस तरह की बातें आई थी जाकर के, और वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की थी जाकर के, और आज भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई जाकर के है, और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई जाकर के है, और पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर इन बातों को देख रही कार्रवाई कर रही है। बिहार में कोर्ट को बम से उड़ाने की लगातार धमकी मिल रही थी। अब बिहार विधानसभा को RDX से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर धमकी भरा ईमेल कौन भेज रहा है? धमकी वाले मैसेज के पीछे किसका हाथ हो सकता है? धमकीबाज पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आ रहे? बिहार में बार बार बड़े संस्थानों को उड़ाने की धमकी क्यों दी जा रही है? आखिर पुलिस कब इस मामले की तह तक पहुंचेगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। पटना आरजेडी कार्यालय में ये बैठक की गई। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल इस बैठक में शामिल हुए। प्रदेश महासचिव रणविजय साहू, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव समेत कोर कमेटी के सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। तेजस्वी ने संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया। जन जन तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने पर यह जोर दिया गया है। अब वैशाली से बड़ी खबर है, सिलेंडर ब्लास्ट से आग लग गई। आग से 8 घर जलकर खाक हो गए। एक के बाद एक 5 सिलेंडर फटे हैं। शादी का सामान भी जलकर खाक हो गया। 10 लाख से ज्यादा का नुकसान का अनुमान है। देसरी खड़गपुर बांध के पास ये घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक महिला खाना बना रही थी, तभी गैस रिसाव के कारण आग लग गई और शुरुआत में एक सिलेंडर फटने के बाद आग तेजी से फैली और आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद एक एक करके 4 और गैस सिलेंडर फट गए, जिससे आग और विकराल हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन दल को जानकारी दी गई। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आग कितनी विकराल है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद ये भीषण आग लगी। आग से 8 घर जलकर खाक हो गए। और प्रफुल्ल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, ये आग कैसे लगी? सिलेंडर ब्लास्ट आखिरकार कैसे हुआ? लापरवाही कहां बरती गई? देखिए, ये महिलाएं जो है वो घर में खाना बना रही थी और सबसे पहले गांव के घर में गैस लीकेज हुआ खाना बनाने के दौरान, और लीकेज होने के बाद ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद उस घर में आग लगी और हवा चूंकि तेज था, इसलिए आग की लपटें जो है वो आसपास के करीब आधा दर्जन घर में भी उसको अपनी चपेट में लिया। उसके बाद उस घर में भी जो रखे हुए सिलेंडर थे, बताया ये जा रहा है कि उसमें भी ब्लास्ट हुआ। इसके बाद करीब 8 घर जो है वो इसकी चपेट में आए और आग पूरी तरह फैल गया। आग इतना भयावह था कि दमकल की कई गाड़ियों को वहां पे बुलाया गया और उसके बाद दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया है। पूरी तरह से आग बुझा दिया गया, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। कई घर जो है वो इसकी चपेट में आए हैं और घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। उसके अंदर रखे हुए सामान भी जो थे वो सब जलकर राख हो गया है। एक घर में शादी की भी बात बताई जा रही है कि लड़की की शादी के लिए सारी खरीदारी कर रखी गई थी और वो सामान जितने भी रखे गए थे घर में सब जलकर राख हो गया। तो एक अफरा तफरी का माहौल उस गांव में है। वाकई अफरा तफरी का माहौल और ये हादसा बहुत दुखद हादसा है। प्रफुल्ल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरभंगा के बड़ा बाजार में बहुचर्चित प्रेम ज्वेलर्स में 2 करोड़ की लूट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में अब तक एक महिला समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार इस सनसनीखेज वारदात की साजिश दल सिंह सराय जेल में बंद भोला सिंह ने रची थी, जबकि बेगूसराय, मधुबनी और दरभंगा जिले के करीब 20 अपराधियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने गुरुवार को लहरिया सराय थाना क्षेत्र से लाइनर की भूमिका निभाने वाले ऋषिकेश सोनी और अभिषेक कुमार उर्फ सोनी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लूट का सामान छिपाने के आरोप में बेगूसराय की उषा देवी को भी पुलिस ने पकड़ा है। एसएसपी रघुनाथ रेड्डी ने बताया कि अब तक करीब 156 ग्राम सोना और 8 किलो 630 ग्राम चांदी बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 44 लाख रुपए की जा रही है।
छापामारी करके वहाँ से 150 सोना, 156 सोना, लगभग 21 लाख रुपए कीमत है, और चांदी 8.63 ग्राम चांदी लगभग 23 लाख रुपए है। टोटल 44 लाख रुपए का ये टोटल अभी तक 12 गिरफ्तारी हुआ है टोटल। और 24 घंटे उपलब्धि है कि हमारे टीम के द्वारा लगातार जो काम किया उसके नतीजन कि इतना जल्दी हम लोग इसको उद्भेदन करके और इसको बरामद भी कर पाए हैं। और खबर पटना से, जहां राज्य में बिना परिसीमन पंचायत चुनाव कराने के सरकार के फैसले को पटना हाई कोर्ट से झटका लगा। पंचायत प्रतिनिधियों की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 2 महीने में परिसीमन पर फैसला लेने का निर्देश दिया। इसे पंचायत प्रतिनिधियों की बड़ी जीत माना जा रहा है। स्तरीय और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का यह प्रथम जीत है और माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को यह निर्देशित किया है कि 2 माह के अंदर परिसीमन के मामले पर आप अपना डिसीजन दें। एक्चुअली हो क्या रहा था, 1991 में जनगणना हुआ, 2001 से चुनाव शुरू हुआ और आज तक उसी धर्रा पर लोग चल रहा है। भारतीय संविधान को लोग धत्ता बता रहा है। यहाँ के जनमानस, आम जनमानस को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की गहरी साजिश चली जा रही थी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट आदेश किया गया है कि परिसीमन के मामलों को लेकर 2 महीने टाइम बाउंड दे दिया है कि 2 महीने के अंदर आपको स्पष्ट फैसला परिसीमन को लेकर के देना है। खबर दरभंगा से, जहां सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने समाज के समग्र विकास की दिशा में एक नई पहल करते हुए सुलभ फोरम फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की है। इस पहल के तहत खाद्य सुरक्षा, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, दिव्यांगजनों का समावेश और डिजिटल सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दों पर विशेष कार्य किया जाएगा। साथ ही युवाओं और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर दरभंगा में 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई राज्यों से पहुंचे विशेषज्ञों ने भाग लिया और अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया है। आज सुलभ इंटरनेशनल की तरफ से हम एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है सुलभ फोरम फॉर डेवलपमेंट। इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग विषयों पे, जैसे कि खाद्य सुरक्षा है, जल सुरक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण है, दिव्यांगों के लिए है और डिजिटल लिटरेसी है। उसके तहत बहुत अलग अलग क्षेत्र के जो ज्ञाता है वो लोग आएंगे, समझ के अपनी बात बताएंगे कि इन सब चीज़ों को हम कैसे सुधार कर सकते हैं, क्या इसमें हमारा प्रयास रहेगा, और जो बातें होंगी उसको हम लोग का प्रयास है कि आगे चल के इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। 2 दिवसीय कार्यक्रम है 10 और 11 तारीख को, और ये दरभंगा में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ शौचालय और खाने पे, फूड प्रोडक्ट्स पे काम किया था, और अब हम लोग चाहते हैं ये फोरम के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से लोग आएं और अपनी बातें रखें, और सिर्फ स्टेज पे ये बातें ना रखें, ये ग्राउंड लेवल पे जाके ये काम करना होगा हमें। और उसके द्वारा जो भी निष्कर्ष निकलेगा आज के प्रोग्राम के बाद, उसी पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे और आगे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, प्रोग्राम करेंगे और ग्राउंड लेवल पे लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।